अंजलि इस वक्त अपनी दुकान पर बैठी हुई थी। किराने की वो शॉप होती है। तभी वहां पर आकर के पहुंचता है एक लड़का जिसकी उम्र 22 से 23 साल की होती है और अंजलि की इस वक्त उम्र 35 साल होती है। वो लड़का वहां पर जाकर जो पैसा था उसका नाम कैलाश होता है। वो पेशे से दर्जी होता है, एक लेडीज टेलर होता है। आता है, कुछ सामान लेता है और कहता है कि क्या बात है भाभी, काफी दिन हो गए, आजकल आप कोई ब्लाउज वगैरह नहीं सिलवा रही हमसे। इस पर अंजलि जो होती है वो कैलाश से कहने लगती है कि सिलवाया था तुमसे, लेकिन तुमने तो नापी लेने के बावजूद भी मेरी ब्लाउज को जो है वो टाइट कर दिया था। इस पर कैलाश जो होता है हल्की मुस्कान लिए भाभी से कहता है कि भाभी हम तो नाप सही लेकर ही सिलते हैं, लेकिन शायद आप थोड़ी हेल्दी हो गई हैं और इस वजह से वो ऐसी टाइट हो जा रही होगी। वो कहती है कि हटिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहता है कि भाभी इस बार मौका दीजिए, मैं इस बार आपको सही से ब्लाउज सिल कर दूंगा और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कहिए तो अभी ही नाप ले लेता हूँ, टेप तो मेरे पास जेब में ही होती है। इस पर अंजलि जो होती है वो कहती है कैलाश से कि नहीं, अभी यहाँ दुकान पर नहीं, घर पर आकर इत्मीनान से जरा ठीक से करिएगा और अच्छे से सिलिएगा। वो कहता है कि भाभी कब आऊँ? तो वो कहती है कि मैं फोन करूंगी दोपहर में, तब तुम घर पर आ जाना। कहता है कि ठीक है। कैलाश वहां से चला जाता है। दोपहर के बाद जब उसका पति दुकान पर आकर के पहुंचता है तब अंजलि जो है वो वापस घर को जाती है और घर जाने के बाद वो उस लेडीज टेलर कैलाश को फोन लगाती है। कैलाश तो जैसे इंतजार में ही बैठा था। सेल फोन आते ही वो भागता हुआ आ जाता है और आकर के जब दरवाजा खटखटाता है तो दरवाजा खोलती है अंजलि। उसे देख करके वो बिल्कुल ही शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि अंजलि जो थी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज में उसके सामने खड़ी थी और उसकी शरीर कुछ भगवान ने इस प्रकार से बनाया था कि थोड़े से हेल्दी वेल्दी शरीर की थी, जिसे देखकर आंखें चौंधिया गई थी कैलाश की। कहता है कि अरे वाह भाभी, ऐसा लगता है कि आप तो नाप देने के लिए पहले से ही तैयार बैठी हुई थी। इस पर अंजलि कहती है कि हाँ, जून का महीना है, गर्मी बहुत है और गर्मी बहुत लग रही थी, बस ऐसे ही लेट गई थी कूलर के सामने और तुम भी जो आने वाले थे। तो कहता है कि ठीक है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है दरवाजा अंदर से बंद करके कुंडी लगा दिया जाता है। उसके बाद कहती है कि चलो अब नापी ले लो, और जब निकाल करके वो टेप नापी लेने लगता है उसके बाद ऊपर से लेकर नीचे तक वो नापी लेता है। तो वो कहती है कि तुम ठीक से नापी नहीं ले रहे हो और फिर से तुम वैसे ही ब्लाउज को खराब कर दोगे। और ये कहते हुए उसने जो ऊपर में वस्त्र पहना था वो उसे हटा देती है। कैलाश को अपनी आंखों पर इस वक्त विश्वास नहीं हो रहा था। वो जो चाहता था सब कुछ उसके सामने अपने आप होता जा रहा था, उसे कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। और जैसे ही वो ये नजारा देखता है वो बिल्कुल ही पागल हो जाता है और उसे जब अंजलि नाप लेने के लिए कहती है तो वो कांपते हुए हाथों से वो टेप से जब नापी लेने लगता है तो उसकी दिल की धड़कनें काफी तेज हो जाती है और उसके बाद वो नापी वगैरह तो ले लेता है। फिर अंजलि जो थी वो कैलाश से कहती है कि पैसे कितने लोगे? तो वो कहता है कि भाभी आपने जो दिखा दिया इसके बाद मुझे आपसे कहाँ पैसे लेने बनते हैं। ये चीज तो ऐसे तो पैसे देने के बाद भी देखने को नहीं मिलती हम जैसों को। अंजलि जो है ये कहकर मुस्कुरा देती है, कहती है कि सिर्फ देखते ही रह जाओगे, कुछ करोगे भी? बस इतना सुना था कि जैसे कैलाश को हरा सिग्नल मिल जाता है और फिर उसके बाद वो अंजलि के साथ जैसे कि सब कुछ करना चाहता था और अंजलि भी उसके साथ सब कुछ करना चाहती थी और दोनों ही एक दूसरे के साथ जो है वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर वो लेडीज टेलर कैलाश जो होता है वो दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। अब दोनों ही एक दूसरे को बेझिझक, जैसे लग रहा था कि दोनों ही एक दूसरे से चाह रहे थे। अंजलि का फोन भी उस वक्त बेझिझक बज रहा था, लेकिन फोन वो उस वक्त साइलेंट कर देती है और अपने काम में व्यस्त हो जाती है। जब दोनों फ्री हो जाते हैं फिर वहां से निकल करके जब कैलाश चला जाता है कहता है कि भाभी अगली बार कब आओ? तो कहती है कि मैं फोन करूंगी तब आ जाना। कैलाश वहां से चला जाता है और फिर उसके बाद वो अपना फोन देखती है और जो नंबर होता है वो उस पर डायल करती है वापस से और उससे कहती है कि अब तुम आ जाओ, मैं जो है घर में इस वक्त अकेली हूँ। इसके बाद एक लड़का कुछ देर के बाद फिर से घर में आकर के पहुंचता है। ये जो लड़का था ये कोई दूसरा लड़का था और वो घर में घुसते ही अंजलि के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करता है और अंजलि उसके साथ भी वापस से कमरे में जाती है और उसके साथ भी वही सब कुछ दोहराती है जो उसने कुछ देर पहले कैलाश के साथ किया था। आखिर ये जो दूसरा लड़का था जो यहाँ पर आकर के पहुंचा था ये कौन था और अंजलि ये सब क्यों कर रही थी, क्या कर रही थी? ऐसा क्या उसका शौक था जो कि वो लड़कों को अपने घर पर बुला रही थी और फिर उसके साथ इस तरह के काम करती थी? और इसके बाद इस घटना में जो कुछ होता है, क्योंकि अंजलि जो एक बार शुरू हुई थी तो वो यहीं पर रुकने वाली नहीं थी दोस्तों, बहुत ही हैरान कर देने वाली के लिए। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों ये सच्ची कहानी है कानपुर देहात की। कानपुर की देहात के रहने वाले विद्यानंद की इकलौती बेटी, मतलब बेटियों में एक अंजलि और दो बेटे थे। दो बेटों का पहले ही विवाह हो चुका था। अंजलि भी विवाह के लायक हुई तो लड़का तलाश करने लगे और जब लड़का तलाश करने लगे तो एक सागर नाम के लड़के से उसकी शादी कर दी जाती है। परिवार अच्छा था, पैसे वाला था, ब्याह करके वो सागर के साथ अंजलि चली जाती है, वहां पर रहने लगती है। लेकिन परिवार का माहौल कुछ ऐसा था कि उसकी पूरी ही वहां पर उसकी सास की हुकूमत चलती थी। जॉइंट फैमिली थी और बहुत सारे लोग थे। अब होता क्या है कि एक हफ्ते के अंदर ही वो घर के सारे काम काज की जिम्मेदारी अंजलि पर डाल जाती है।
खैर अंजलि फिर भी काम करने लगती है, उसे कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जो सागर था, जैसा कि वो बताया गया था कि वो कुछ काम धंधा करता ही नहीं था। वो बताया गया था कि वो अच्छा खासा पैसा कमाता है, काम करता है। विद्यानाथ ने भी ढंग से कोई इंक्वायरी नहीं की थी अंजलि के लेकर। अंजलि को लगने लगा था कि शायद वो शादी करके फंस गई है। बात इतनी पर ही नहीं रुकती, वो दिन रात शराब पीता था और शराब पीने के बाद वो कुछ दिनों के बाद अंजलि को पता चलता है कि वो जो है उसका चरित्रहीन भी है। उसका बाहर किसी दूसरी महिला के साथ भी अवैध संबंध है। और वो जो है जब ड्रिंक करके घर आता है तो अंजलि जो है उसे रोका टोका करती थी, तो इससे उसे बहुत बुरा लगता था। वो बहुत बदतमीजी और बदसलूकी करने लगता था अंजलि के साथ। एक दिन जब सास के सामने अंजलि उसे बोलती है, जब वो घर पर शराब पी कर आता है तो उसकी सास उल्टा अंजलि से कहती है कि तेरे बाप के पैसे की तो वो नहीं पीता, वो अपने पैसे की पीता है। और सागर जो होता है वो अपनी माँ का जब सपोर्ट पाता है और जब वो इतनी नशे में होता है तो अंजलि को घसीटता हुआ वो कमरे में ले जाता है। और पहली बार उस दिन वो अंजलि के साथ मार पिटाई करता है। लेकिन अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ, एक बार जो उसने हाथ छोड़ा, तब उसी दिन से वो अंजलि के साथ मार पिटाई करने लगा। अब अंजलि ने मन बना लिया था कि वो सागर के साथ नहीं रहेगी। जैसे ही रक्षाबंधन आता है और भाई उसे ले आने के लिए आता है बहन को, जब रक्षाबंधन पर वो जब घर जाती है तो वो वापस लौट करके ससुराल नहीं आती है। परिवार जब बेटी को परेशान देखता है तो बेटी जो है वो सारी बातें कह सुनाती है। परिवार जो भी होता है वो भी अपनी बेटी के साथ देने का फैसला करता है। जब लिवाने के लिए सागर उसे आता है तो वो उसके साथ जाने से साफ मना कर देती है और बात मामला जो है यहीं पर बस खत्म हो जाता है। आपसी सहमति से दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। अब अंजलि वापस से अपने मायके आ चुकी थी, लेकिन बाप की चिंताएं बढ़ने लगी थी। एक तलाकशुदा लड़की घर में जवान बेटी, आखिर वो कब तक बैठा के रखेंगे? आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं उसे उसकी शादी तो करनी ही पड़ेगी। इससे पहले कि बेटी एकदम कुछ गलत कदम ना उठा ले, विद्यानाथ जो होते हैं वो फिर से एक वर्ग की तलाश करने लगते हैं। लेकिन अब एक तलाकशुदा महिला की शादी होना, विवाह होना और उसके लिए एक अच्छा लड़का मिलना भी इतना ये आसान नहीं था। आखिरकार लड़के की तलाश जाकर खाती है भोला राम नाम के एक व्यक्ति पर। और भोला राम जो था वो भी शादीशुदा था और उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और उसकी भी एक बेटी थी जिसकी उम्र इस वक्त 12 साल थी। लेकिन वो संपन्न परिवार से था, किराने की एक दुकान थी और खुद की खेती बाड़ी थी, अच्छा खासा वो पैसा भी कमाता था। विद्यानाथ जी को ये रिश्ता पसंद आ जाता है और इससे भी बात की जाती है तो ये भी शादी के लिए मान जाती है, जो अंजलि होती है। और अंजलि का विवाह भोला राम से कर दिया जाता है। अब भोला राम के साथ विवाह करके वो उसके घर पर चली जाती है। अब भोला राम के परिवार में ऐसा था कि भोला राम और उसकी बेटी बस 2 ही लोग थे। लेकिन भोला राम का छोटा भाई और उसकी पत्नी वो जो है बगल के ही घर में, मतलब कि एक ही घर के 2 हिस्से किए गए थे, तो वो बीच में दीवार घिरी हुई थी। दोनों का रास्ता अलग था। वो परिवार और ये साथ में ही रहा करते थे। लेकिन भोला राम ने दूसरी शादी करके दूसरी पत्नी लेकर आई। ये बात उसके भाई और उसकी पत्नी को पसंद नहीं है, क्योंकि उनकी नजर जो है वो भोला राम के जमीन जायदाद पैसे रुपए पर थी। वो सोचते थे कि अंजलि जो उसकी बेटी है भोला राम की, कल को वो बड़ी हो जाएगी, ब्याह करके चली जाएगी और भोला राम जो की है वो एक दिन मर जाएगा और एक समय के बाद ये सब धन दौलत जो है वो उनको मिल जाएगी। ऐसा भाई और उसकी पत्नी सोचते थे। लेकिन अब जब भोला राम दूसरी पत्नी ब्याह करके लाया तो उनके मंसूबे पर पानी फिरने लगा। अब वो चिढ़ने लगे। आए दिन उनका भोला राम से लड़ाई झगड़ा होने लगा। अब वो इस पर भी आने लगे, अंजलि पर। इसके साथ भी वो लड़ाई झगड़ा करने लगे। किसी न किसी बहाने से ये सब कुछ चलता रहा। लेकिन अंजलि जो होती है उसने भोला राम की बेटी को भी सगी मां सा ही प्यार दिया। वो बहुत अच्छे तरीके से उसका पालन पोषण करने लगी। वो भी उसे मम्मी मम्मी कहने लगी थी। वो भी उसे अपनी माँ मान चुकी थी। अब होता क्या है कि जो किराने की दुकान होती है उस पर सुबह भोला राम दुकान पर जाकर बैठता था तो अंजलि घर में काम कर निपटा लेती थी। उसके बाद अंजलि जाकर के दुकान संभालती थी और भोला राम जो होता था वो खेतों में चला जाया करता था। अपने खेत वो शाम तक ही खेतों में ही व्यस्त करता था, उसके बाद घर आ जाया करता था। या कभी अंजलि सुबह जाती तो भोला राम दोपहर में दुकान पर जाता और कभी भोला राम शहर जाता दुकान के संभालने के लिए। और खेतों के काम की वजह से इस तरह से उनकी जिंदगी चल रही थी। दिन जो थे वैसे ही बीत रहे थे। लेकिन अब मामला यहाँ फंसता है कि 12 से 13 साल का डिफरेंस था भोला राम के और अंजलि की उम्र में। अब होता क्या है कि शादी में 1 से 1.5-2 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चला था। लेकिन अब दोनों की उम्र में जितना जो गैप था, अब भोला राम जो था वो उस पर खरा नहीं उतार रहा था। वो अंजलि के अरमानों को पूरा नहीं कर पा रहा था। आप समझ रहे होंगे कि वो उसकी जरूरत को, ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पा रहा था। शाम को वो थका हारा खेतों से वापस आता और रात को जब वो दोनों बेडरूम में जाते तो अंजलि की जो ख्वाहिशें होती, जो उसकी भावनाएं होती है वो उसके प्रति, और जब उसके पास वो जब जाती तो वो उसे धुतकार करके अलग कर दिया करता था और फिर सो जाया करता था। कहता है कि अब मुझसे ऐसा कुछ नहीं होता, मैं थक चुका हूँ। अंजलि जो थी वो अधूरी ही रह जाती थी और मन मार करके सो जाया करती थी। लेकिन ऐसा वो आखिर कब तक करती? जब उसकी भावनाएं जब उसके काबू से बाहर होने लगी तो उसने दूसरा रास्ता खोजने का सोचा। और जब वो दुकान पर बैठती थी तो वो अलग अलग लोग और लड़के जो है वो सब उसकी दुकान पर आया करते थे और अंजलि से वो लोग फ्लर्ट भी किया करते थे। अंजलि भी उनके साथ खुल करके मजे लिया करती थी। बस यहीं से अंजलि की भावनाएं जो थी वो और ज्यादा भड़कने लगी थी। अब उसका संयम खुद पर से छूटने लगा था।
और बस एक लेडीज टेलर था, उसके साथ अंजलि के साथ ये सब कुछ वहां पर इस प्रकार से शुरू हो जाता है, जैसे कि कहानी की शुरुआत में मैंने आपको बताया। अब कुछ दिन तक ऐसा ही होता है। अब लेडीज टेलर कैलाश के साथ अंजलि का अवैध संबंध जो था वो इसी तरह से चल रहा था, लेकिन इस बात को खबर उसके देवर और देवरानी को लग जाती है, और ये बात जो है वो उसके पति भोला राम को बता देते हैं। भोला राम आकर के जब उसे सवाल जवाब करता है अंजलि से, तो अंजलि उसे बताती है कि तुम पागल हो क्या, तुम बेवकूफ हो, तुम किन की बातों में आ रहे हो। अक्सर ऐसा ही होता है, जब दूसरी शादी होती है और पत्नी जो है वो किसी व्यक्ति के दूसरी बीवी बनकर के आती है, तो लोग उसके चरित्र पर तो ऐसे ही सवाल उठाते हैं। और रही बात तुम्हारे भाई और भाभी की, तो वो लोग तो चाहते ही हैं कि तुम्हारी और मेरी लड़ाई हो जाए और मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ करके चली जाऊं। वो तो हमेशा से यही चाहते थे, जब से मैं नहीं थी तभी से वो तुमसे नफरत करते हैं। उनकी नजर तुम्हारी जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी पर है, और वो हम लोगों की सुख शांति जो है वो देख नहीं सकते हैं। भोला राम जो है पत्नी की बातें में आ जाता है। वो अंजलि से कहती है कि बात तो यही सही कह रही है, और वो अंजलि पर विश्वास कर लेता है, अपने भाई भाभी पर वो विश्वास नहीं करता है। जब अंजलि को ये बात समझ में आ चुकी थी कि अब मामला जो है वो थोड़ा काबू से बाहर निकल रहा है, तो वो कैलाश को भी सतर्क कर देती है कि अब तुम तभी आओगे जब मैं तुम्हें फोन करके बुलाया करूंगी। और स्थिति को समझते हुए वो फोन करती कैलाश को और बुलाती, और कैलाश आता, और फिर दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते और कैलाश चला जाता। इसी तरह से मामला चलता रहता है। कुछ महीने बीते थे, लेकिन होता क्या है कि अंजलि जो थी वो एक नाव की सवारी करने वाली महिला नहीं थी। अब जो थी वो कैलाश से बोर होने लगी थी। वो कैलाश से अक्सर अब ऐसा हो रहा था कि व्यक्ति जब किसी से बोर नहीं होता है, लेकिन जब किसी की जिंदगी में नया व्यक्ति आता है, तो दोस्तों ऐसे संबंधों में इंसान जो है वो पहले व्यक्ति से बोर होने लगता है। उसमें उसे हजार कमियां नजर आने लगती हैं, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति में उसे ज्यादा खूबियां नजर आने लगती हैं। और ऐसा ही होता है अंजलि के साथ। जब वहीं का एक और लड़का जिसका नाम राजू होता है, जो कि पेशे से मोटर मैकेनिक होता है, और जब वो अंजलि की दुकान पर आने लगता है, कभी पान मसाला वगैरह खरीदने या फिर कुछ सामान वगैरह खरीदने, वो अंजलि से बातें करता था। तो बातें बनाने में वो बहुत ही ज्यादा वो लड़का उत्साह था। बड़ा ही मजाकिया अंदाज में वो अंजलि के साथ फ्लर्ट किया करता था, और अंजलि को ये चीजें बहुत पसंद आती थी। बस दोनों में नजदीकियां बढ़ जाती है और दोनों के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। रातों को चैट होने लगती है और दिन में बातें होने लगती हैं, और धीरे धीरे अंजलि जो है वो खुद को उसे भी सौंप देती है, उसे भी घर बुलाती है और उसके साथ भी उसी प्रकार से रिश्ता बनाती थी। लेकिन अंजलि जो थी वो अब दो नावों की सवारी कर रही थी। कैलाश को ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि अंजलि जो है वो किसी और के साथ भी ये सब कुछ कर रही है, और उसके पति भोला को तो पहले से ही नहीं पता था कि पत्नी जो है उसके पीछे क्या गुल खिला रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कैलाश जो था वो अब उससे प्रेम करने लगा था। लेकिन अंजलि जो थी वो कैलाश से नहीं, बल्कि वो मोटर मैकेनिक राजू से प्रेम करने लगी थी। उसने राजू के सामने एक बार प्रस्ताव भी रखा कि हम जो है भाग चलते हैं, शादी कर लेते हैं। लेकिन राजू ने इस बात से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जो है वो सिर्फ मौज मस्ती के लिए समय बिताता था अंजलि के साथ। वो उससे शादी वादी को लेकर के बिल्कुल ही सीरियस नहीं था। भला ऐसी महिला से कौन शादी करेगा जो इस प्रकार की चरित्र की औरत हो और पहले से ही किसी की पत्नी हो। लेकिन अंजलि अपने आप को आज भी अपने आप को 16 साल की लड़की ही समझती थी, और अब इसी प्रकार से अंजलि जो थी वो दो नावों की सवारी कर रही थी। अब होता क्या है कि एक दिन अंजलि का जो पति होता है भोला राम, उसकी जो पुरानी ससुराल थी पहली पत्नी की, वहां पर कोई प्रोग्राम होता है, तो अपनी बेटी को साथ लेकर के भोला राम वहां पर चला जाता है अपनी पुरानी ससुराल, और अंजलि यहीं पर रह जाती है। और अंजलि के पास तो एक खुला मौका, खुला छूट मिल गया था। अगले दिन भोला राम जब बेटी लौट करके वापस आती है, तो उन्हें बहुत आश्चर्य होती है, क्योंकि उनकी दुकान जो थी वो आज बंद थी, जबकि अंजलि को इस वक्त दुकान में होना चाहिए था। घर जाते हैं तो घर का जो मेन डोर था वो खुला हुआ था। अब ये अंदर जाकर के आवाज लगाते हैं तो अंजलि कहीं नहीं दिखती है। बेडरूम के दरवाजे की कुंडी भी बाहर से बंद थी। जाकर वो उस कुंडी को खोलते हैं, और जब दरवाजा खुलता है तो दोनों की चीख निकल जाती है। अंजलि जो थी इस वक्त लहूलुहान हालत में वहां पर पलंग के नीचे पड़ी हुई थी। चीख पुकार सुन करके आसपास के लोग जमा हो जाते हैं। पुलिस को खबर कर दी जाती है। पुलिस आकर के पहुंचती और देखते हैं तो अंजलि जो थी उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वहां पर सबूत जो थे वो जुटाए जाते थे। अंजलि की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। फॉरेंसिक टीम भी आ जाती है, डॉग स्क्वाड भी आकर के पहुंच जाती है। डॉग स्क्वाड जब अपने काम में लगता है तो वहां से निकल करके वो शराब के ठेके तक जा पहुंचता है, और फिर उसके बाद डॉग स्क्वाड भी गुमराह हो जाता है, वो वापस घर आ जाता है। अब पुलिस जो थी वो बाकी के वहां से सारे सबूत जुटाती है। पुलिस को जो है रूम के ही वहां के जो बाथरूम थे वहां से एक चाकू भी बरामद हो जाता है, जिससे कि अंजलि को मारा गया था। वहीं खून के निशान भी मिलते हैं, यानी कि मतलब कातिल ने वहीं पर अपने आप को अंजलि को मारने के बाद साफ भी किया था, और फिर उसके बाद वो वहां से गया था। अंजलि का फोन पुलिस को बरामद नहीं हुआ था। पुलिस जो है वो अपनी जांच को आगे बढ़ाती है और सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कोशिश करती है, लेकिन कैमरा जो था वो भोला राम के घर से काफी दूरी पर था। उस फुटेज में नजर तो आ रहा था कि कोई व्यक्ति जो है उनके घर में दाखिल हुआ है और वहां से निकल करके गया है, लेकिन काफी जूम करने के बाद, काफी कोशिश करने के बाद भी वो क्लियर नहीं दिख रहा था कि वो व्यक्ति कौन होता है, वो पहचान में नहीं आ रहा था। पुलिस अपनी मुखबिर जब लगाती है और जब पुलिस पता करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि गांव में ही एक जो उसकी पत्नी होती है उसके चरित्र साफ नहीं होती है। ये जो है कैरेक्टर की थोड़ी अलग थी। इसके संबंध बहुत से थे, लेकिन ये संबंध किससे थे खुलेआम कोई लड़के का कोई नाम नहीं ले रहा था। अब जो उसकी बेटी होती है, पुलिस
जब उसका भी बयान लेती है, भोला राम का भी बयान लेती है, तो बताते हैं कि हम लोग कहाँ गए थे, कहाँ अब कब लौट कर आए। लेकिन बेटी बयान में ये बात बताती है कि उसके जो चाचा और चाची है उन्होंने ही उसकी माँ को मारा है, क्योंकि चाचा और चाची हमेशा ही माँ से लड़ाई झगड़ा करते थे, पापा से भी लड़ाते झगड़ते थे और उन्होंने एक दो बार मम्मी को मारने की कोशिश भी की थी। उन पर वो लोगों ने हाथ भी उठाया था और चाची जो थी वो खुलेआम धमकी देती थी कि तुम चाहे कितनी ही तरक्की कर लो, लेकिन तुम्हारे घर में चिराग जलाने वाला कोई नहीं बचेगा। अब पुलिस के लिए इतना काफी था, उसके चाचा और चाची को हिरासत में ले लिया जाता है और सख्ती से पूछताछ की जाती है। लेकिन वो लोग लाख सख्ती बरतने के बाद वो हर चीज तो कबूल कर रहे थे, लेकिन इस बात से वो लोग साफ इनकार कर रहे थे कि अंजलि की हत्या में उनका कोई भी हाथ है। पुलिस को समझ में आ जाता है कि ये लोग जो कह रहे हैं वो शायद इसमें इन लोगों का सच में हाथ नहीं है। पुलिस जब अंजलि के कॉल डिटेल निकलवाती है तो अंजलि के कॉल डिटेल्स में 2 नंबर निकल करके सामने आते हैं जिन पर अंजलि के लगातार बातचीत हुआ करती थी। और आश्चर्य नहीं होगा आपको ये जानकर कि वो जो नंबर होता है, वो जिसको नंबर थे, वो नंबर एक कैलाश का था और दूसरा राजू का था। पुलिस जो है वो दोनों को ढूंढती है तो राजू तो मिल जाता है, लेकिन कैलाश जो था वो फरार हो गया था। पुलिस राजू को हिरासत में लेती है और उसे पूछताछ करती है। वो कबूल कर लेता है, उसके जो भी संबंध थे, जो अनैतिक संबंध थे, वो कबूल कर लेता है, लेकिन उसने अंजलि को नहीं मारा। अब पुलिस जो होती है उसके साथ भी कड़ाई से पूछताछ करती है, लेकिन वो भी साफ इनकार करता है कि उसने अंजलि का कत्ल नहीं किया है। अब ये बात जब थी, अब जब कैलाश पकड़ जब तक नहीं आता है तब तक ये मामला खुलने वाला नहीं था। कैलाश जो था वो फरार चल रहा था, लेकिन काफी जद्दोजहद के बाद पुलिस जो है वो कैलाश को भी गिरफ्तार कर लेती है और कैलाश को हिरासत में ले लिया जाता है। और जब कैलाश से पूछताछ की जाती है तो कैलाश जो है वो टूट जाता है और कैलाश कहानी बताता है जो इस प्रकार से निकल करके सामने आता है। कैलाश जो होता है वो प्यार करने लग गया था अंजलि के साथ और वो अंजलि से शादी करना चाहता था, लेकिन अंजलि जो थी वो उस चीज के लिए उसे मना कर देती है। चलो इस बात से कैलाश को कोई आपत्ति नहीं थी, जो भी था उसके संबंध था उसके साथ था। लेकिन अब ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि एक दिन भोला राम की गैर मौजूदगी में उसके घर में उसने जा करके उसके साथ जो उसे रिश्ता बना रहा होता है, तो आज भी अंजलि का फोन जो है वो लगातार बज रहा था। जैसा कि कहानी की शुरुआत में जो मैंने आपको बताया था कि फोन उसका लगातार बजता था, लेकिन तब कैलाश ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब कैलाश फोन बजने पर ध्यान देने लगता था कि हमेशा ये फोन इतना बजता क्यों है, और उसके सामने फोन अंजलि जो रिसीव करके बात नहीं करती है। आज भी फोन बज रहा था लगातार और कैलाश कहता है कि फोन उठा लो, अंजलि कहती है कि नहीं, और फिर उसके बाद कैलाश के कहने पर अंजलि फोन उठा लेती है और फोन में सिर्फ इतना ही बोलती है कि हाँ हूँ ठीक हूँ, ऐसे ही कुछ कहती रहती है और कहती है कि बाद में फोन करती है, तब आना, और ऐसे ही बातें करके वो फोन कर देती है। कैलाश को डाउट होता है, वो पूछता है किसका फोन था। अंजलि बताने को तैयार नहीं थी, बस बात जो थी वो यहीं से बढ़ जाती है और उसके बाद कैलाश जो है वो जबरदस्ती फोन छीन लेता है अंजलि का और फोन देखता है तो वो फोन जो था वो राजू नाम के लड़के का होता है। और कैलाश को समझते ये देर नहीं लगती है कि अंजलि जो है वो उसे भी धोखा दे रही थी और उसके साथ साथ वो राजू के साथ भी जो रिश्ते में है। अब अंजलि से जब वो जबरदस्ती पूछता है तो अंजलि इस बात को कबूल कर लेती है। बस कैलाश का गुस्सा यहीं से 7वें आसमान पर चढ़ जाता है, वो धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं पर वो अंजलि से मार पिटाई करने लगता है और इतना मारता है कि अंजलि जो है वो बेसुध हो जाती है। और तभी भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता है, किचन में जाता है, वहां पर रखी हुई चाकू उठा करके आता है और अंजलि का वो गला रेत देता है। और फिर उसके बाद वहीं पर बाथरूम में वो सब हाथ पैर साफ करने के बाद अंजलि को फोन लेकर के उसका वो फरार हो जाता है और इस प्रकार से पुलिस के हत्थे वो चढ़ जाता है। और ये बात जो थी वो खुल करके सामने आ जाती है सभी के सामने। तो दोस्तों किस प्रकार से एक महिला ने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए क्या कुछ किया और उसका अंजाम ये हुआ कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।